हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज हम चैप्टर 7 क्लास 8 करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और इसमें हम इसको पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेशो। रेशो आप लोगों ने 7th में भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा उसका रिवाइज हो जाएगा। रेशो जो है, रेशो क्या होती है? कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज हम कंपेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेशो। इसको लिखते कैसे हैं? सपोज 3, ये 2.3/4, ठीक है ना? इसको 3/4। अब जैसे मान लिया हमारे पास एप्पल जो है, एप्पल मेरे पास 10 एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हमारे पास 20, ठीक है। और मुझे रेशो निकालना है। रेशो क्या निकालना है? रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। नंबर ऑफ एप्पल्स। अगर मान लीजिए रेशो निकालना है, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स, तो हम क्या लिखूंगा? पहले किसका नाम आया? ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस कितने हैं? 20। तो 20/10। एप्पल कितने हैं? 10, ठीक है। अगर ये होता नंबर ऑफ एप्पल टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस तो 10/20। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे। अपॉन में लिखते हैं रेशो को। 20/10 आ गया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 1, 2/1 आ गया। तो 2/1 का मतलब 2/1। 2/1। तो अगर हम ऑरेंजेस और एप्पल है इसका रेशो निकालते हैं, रेशो द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स, तो 20/10। तो रेशो कैसे लिखते हैं? अपॉन में 20/10। इसको डिवाइड कर दिया, 10 1 जा 10, 10 2/1 आ गया, 2/1 ये हो गया। इस तरीके से। और देखें, ऐसे मान लिया मेरे पास, इसको मिलाए थे, तो ये रेशो के थोड़ी, ये तो हम रिवाइज है जो आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास मान लिया लिखा हुआ है 2/3, ये लिखा 2/3। अब मुझे इस रेशो को अलग अलग दोनों को जो है परसेंटेज बनाना है, कितने परसेंटेज है। तो मैं इसको क्या कैसे लिखूँ? पहले इसके निकालूंगा, आएगा 2/, इन दोनों का सम 5 और परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 20, तो 20 2 जा 40%, ऐसे बनेंगे, ठीक है। और जैसे इसका निकालना है तो क्या होगा? 3/, इन दोनों का सम लेना है अपॉन में, तो 3/5 × 100। इसको भी कैंसिल कर दिया, 20 टाइम्स हो गया, तो ये आ गया 60%। ऐसे अलग अलग दोनों का अगर परसेंटेज में फाइंड करना है। और अगर मान लिया जैसे 2/3 दे रखा है, 2/3, और ये कहता है इसको परसेंटेज में चेंज करें, पूरे को 2/3 को, तो क्या होगा? इसको हम कैसे लेंगे? रेशो कैसे लिखते हैं? 2/3 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, डिवाइड तो होगा नहीं, तो 200 मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, 200/3%। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 2/3%, ऐसे। तो इस तरीके से रेशो जो होती है, रेशो को हम अलग अलग भी इसका परसेंटेज बना सकते हैं, और पूरी रेशो जो है उसको परसेंटेज कितनी होगी उसको भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। ये तो रेशो के बारे में था। इसके बाद हम बात करेंगे, जिससे मैंने परसेंटेज बताई ना, और देखो परसेंटेज की, परसेंटेज पहला है परसेंटेज, अभी बात करी। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? परसेंट कहते हैं 100,
ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब जैसे मान लें किसी हमने कहा किसी बच्चे के 40% मार्क्स आए हैं। 40% मार्क्स का मतलब हो गया कि 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 में से उसके 40 मार्क्स हैं, इसका मतलब ये होता है परसेंटेज का मतलब, ठीक है ना, आउट ऑफ 100। तो देखें जैसे मान लिया आप ऐसी ऐसी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इसको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ जो तुमने पहले करा हुआ है। जैसे मान लिया हमने क्या किया कि किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स मान लो ये हो गया 15 स्टूडेंट्स है, ठीक है। और उन्होंने जो है पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाया, और पिकनिक जो बच्चे गए वो 20 बच्चे गए, 20 बच्चे पिकनिक में गए। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट बच्चे जो है पिकनिक में गए, यहाँ परसेंटेज बनानी है। तो कैसे बनाते हैं हमें, यानी जो बच्चे पिकनिक में गए होंगे उनकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, पहले गए कितने 20, ठीक है, और टोटल कितने थे 50, और परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100। तो इसको हम जब 50 टू जा 100 होता है, नहीं तो 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 20 टू जा 40%, यानी 40% बच्चे जो है वो पिकनिक में गए। और तो इसी को यदि हम ऐसे में लिखें, जैसे हमने कहा अगर मान लीजिए आता है 40% ऑफ 50, जैसे याद, ये तो हमने क्या था, हमें स्टूडेंट दे के हमने परसेंटेज निकाली है। अगर हमें परसेंटेज में दे रखा है 40% ऑफ 50, तो 40% ऑफ 50 कैसे निकालेंगे, 40% है तो क्या होगा 40/100 इंटू ऑफ मीन्स इंटू 550, या ठीक है। तो ये 50 1 जा 50 2 जा, इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाए, 2 से सीधा हो जाता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 20, तो कितना हो गया 20 या। तो ना ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन कि कितने परसेंटेज बच्चे गए, और अगर परसेंटेज दे रखी है तो पूछेगा इसका 40% कितना होगा, तो हम इसको इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है, परसेंटेज निकालना। और ये हमारा परसेंटेज का थोड़ा वो था। और देखें इसमें ये तो अभी 7 में करा होगा, वही चीज चल रही है। इसके बाद अब जैसे हम बात करते हैं, हमने पढ़ा है प्रॉफिट लॉस, है ना, प्रॉफिट लॉस पढ़ा ना, उसमें 2 तरह के प्राइस होते हैं। एक क्या होता है कॉस्ट प्राइस, इसमें प्राइस लिखा हूं, प्राइस के बारे में, कॉस्ट प्राइस जिसको हम सीपी भी कहते हैं शॉर्ट में, कॉस्ट प्राइस में सीपी, ठीक है। और एक होता है सेलिंग प्राइस इसको हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, 2 तरह के प्राइस ये होंगे इसमें, ठीक। अब यहां पर यदि इफ सीपी यानी कॉस्ट प्राइस लेस देन एसपी, ये लेस देन का साइन होता है, यानी यदि सीपी जो है एसपी से कम हो, सीपी क्या होता है कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जितने में हम कोई आइटम को खरीदते हैं, खरीदना जो है सीपी का कॉस्ट प्राइस होगा, और बेचने को सेलिंग प्राइस कहेंगे, एसपी कहेंगे। तो अगर मान लिया कॉस्ट प्राइस वो एसपी से कम है, यानी एसपी ज्यादा है, तो यहां पर हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। जैसे मान लिया कोई आर्टिकल है जिसको हमने बेचना है, तो दुकानदार ने जो है मान लिया उसका प्राइस जो है वो दुकानदार खरीद रहा है उसको 50 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में दुकानदार ने खरीदा होलसेल से, और अब उसको जो है वो बेच रहा है आगे, उसने उसको बेच दिया 60 रुपीज़ में, ये 50 रुपीज़ में 60 रुपीज़ में, तो यहाँ पर सीपी कम है ना, सीपी लेस देन, तो उसमें क्या होगा 50 में खरीदा 60 में बेचा, तो उसको क्या हुआ प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, कितना होगा 60 माइनस 50 प्रॉफिट हो जाता है। और इफ सीपी ग्रेटर देन एसपी हो जाए, यानी
खरीदे तो ज़्यादा में, बेचे उसको कम में। जैसे मान लीजिए कोई 25 रुपीज़ की खरीदी थी और वो नहीं बिकी, उसने बड़ी मुश्किल से उसने जो उसको 20 रुपीज़ में बेच दिया। तो यहाँ पर क्या CP बड़ा है और 20 कम है SP। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, लॉस होगा, यहाँ पर होगा लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, SP सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। और ऐसे अगर लॉस है, लॉस कैसे निकलेगा, CP में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं उसी तरीके से बच्चे हम जो है, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनेगा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है अपॉन में CP, हमेशा CP पर निकाला जाता है। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 परसेंटेज बनाना है। तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। इसी प्रकार से लॉस परसेंटेज अगर निकालना है तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, ऊपर क्या आएगा, लॉस आ जाएगा, लॉस अपॉन में CP और इंटू 100। ये हमारे पास प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये तो तुम लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, ये सब चीज़ें। अब जो पढ़ोगे वो है डिस्काउंट, तो ये तो तुम कर रखा है। तो अब हम इसको मिटा के और अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट जैसे तुमने देखा होगा मार्केट में जाते हैं, उसमें जो है कोई आइटम है, उसमें एक प्राइस लिखा हुआ रहता है, ठीक है, और दुकानदार कहते हैं मैं आपको जो है 10% डिस्काउंट पे दूंगा। तो डिस्काउंट का मतलब हो गया उसे रिडक्शन, कितना वो उसको कम करेगा। तो अगर हम डिस्काउंट की डेफिनेशन लिखें तो डिस्काउंट इज ए रिडक्शन, discount is a reduction given on mark price, इसे MP कहेंगे, मार्क प्राइस। डिस्काउंट इज ए रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो वहां पर हम जो है वो हमारा डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है ना। कितने जो डिस्काउंट है, जैसे मान लिया, और इसको पहले ये लिख लेते हैं कि डिस्काउंट का हमारा फार्मूला क्या होगा। डिस्काउंट अगर कहीं निकालना है तो डिस्काउंट होगा मार्क प्राइस में से हम उसको जो सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस अगर माइनस कर देंगे डिस्काउंट तो वो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया कोई आर्टिकल है, आइटम है कोई, और उसका मार्क प्राइस उसमें लिखा हुआ है 220 रुपीज़, 220 रुपीज़ उसमें जो है मार्क प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। और दुकानदार जो है उसको सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस की, दुकानदार उसको बेच रहा है 200 रुपीज़ में, 200। तो डिस्काउंट कितना दिया उसने,
तो डिस्काउंट कितना हुआ भाई, मार्क प्राइस में से सेल प्राइस घटा दो, यानी 220 में से हम 200 रुपये जो उसने बेचा है तो 20 रुपीज़ हमारा डिस्काउंट होगा। यानी दुकानदार ने हमें 20 रुपये की डिस्काउंट दी, या छूट कहते हैं हिंदी में, तो उसने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। और या जैसे इसी से एक तो हमने फार्मूला लगाया, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, और इसी में यदि हम मान लिया मुझे सेल प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अगर निकालना है, सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस अगर और मुझे डिस्काउंट दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जैसे मान ले कोई आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस जो है वो है 500 रुपीज। अब दुकानदार कहता है कि मैं इसमें जो है आपको 200 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, यानी उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, उसने दे दिया हमें 200 रुपीज़। तो उसने सेल कितने में किया, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, मार्केट प्राइस से डिस्काउंट माइनस कर दो, 500 माइनस 200, तो यानी उसने वो आइटम हमें 300 रुपीज़ में बेचेगा। तो ऐसे मतलब डिस्काउंट मेन ये फार्मूला है, उससे हमारा ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, और कहीं पर डिस्काउंट जो है परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, जैसे अब ये ना, इसके बाद देखिए आगे, जैसे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है, लॉस परसेंटेज निकाला बताया है, उसी प्रकार से हमारा डिस्काउंट परसेंटेज भी निकलता है। डिस्काउंट परसेंटेज, जैसे मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, क्या लिखता है, प्रॉफिट अपॉन, उसमें आता था सीपी, यहाँ पर जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो डिस्काउंट जो मिला है, डिस्काउंट अपॉन में यह मार्क प्राइस आता है और इनटू 100, ये ऐसे डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, इस तरह से हमें डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए ये तरीका रहेगा। और अगर मान लिया, जैसे मान लिया हमें दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है 200 रुपीज़, ठीक है, और डिस्काउंट उसमें हमें मिल रहा है 10%, ये मिल रहा है डिस्काउंट 10%। तो अब हमें सेलिंग प्राइस बतानी है कि दुकानदार ने कितने में उसको बेचा होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले डिस्काउंट परसेंटेज में है ना, पहले इसको रुपीज़ में चेंज कर लूँ। 10% किसका, 200 का, है ना, 10% ऑफ 200 जो मार्क प्राइस है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10/100 इंटू 200, तो ये 0 से 2 0 कैंसिल, तो 2 आ गया, यानी इसको शायद 100 2 जा 200 कर दो, तो ये आ गया 20, डिस्काउंट मिल गया 20 रुपीज़ का, यानी जो 200 रुपये की चीज़ थी उसमें उसको डिस्काउंट 20 रुपीज़ मिला। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, जो 200 रुपये का सामान है उसमें मार्क प्राइस 200 रुपये लिखी है, उसमें से सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ये बताया ना, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा ₹180। तो इस तरीके से हम जो है डिस्काउंट के क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें फार्मूले को ध्यान में रखना है ये वही डिस्काउंट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है, लॉस परसेंटेज है, उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो मार्क प्राइस है उस पर ध्यान रखना है, वही हमें जो है अपॉन में वही लिखना है। और अगर परसेंटेज दे रखा है डिस्काउंट का, पहले उसको रुपीज़ में चेंज कर लो, 10/100 इंटू 200, उसके बाद सेलिंग प्राइस होगी उसको माइनस करते हैं, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है जो भी मार्क प्राइस होगा। इसी क्रम में ये तो डिस्काउंट हो गया, इसी में जो है कुछ और बातें आती हैं, जैसे सेल टैक्स आएगा, सेल टैक्स,
ठीक है, सेल टैक्स हो गया। और वैट होता है, वैट वैल्यू एडिड टैक्स, या फिर जीएसटी, ये भी सुना होगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो टैक्सेस हैं ये हमेशा प्लस होंगे, जैसे हमने डिस्काउंट माइनस करते हैं ना, ये हमेशा प्लस होंगे। ये होता क्या, सेल टैक्स, ये गवर्नमेंट के पास जाता है पैसा। कभी कभी तुमने किसी आइटम में देखा होगा, लिखा होगा कि उसका रेट तो है 5 रुपीज़ है, उसमें सेल टैक्स 1%, तो उसमें जो है जो 1% हम देंगे वो किसके थ्रू जाएगा, गवर्नमेंट के पास, वो जाएगा दुकानदार के थ्रू, शॉपकीपर जो हमसे लेगा वो सेल टैक्स, ठीक है, और वो जो है फिर गवर्नमेंट जमा करता है। तो ये सेल टैक्स हो गया, ऐसी वैट है, ऐसी जीएसटी है। तो ये सब अगर क्वेश्चन में दिए हुए तो ये प्लस होते हैं, ठीक है, ये हमारे प्लस होंगे। और एक जहाँ तक आइए, इसको कौन लेता है, शॉपकीपर, और शॉपकीपर जो फिर उसको जमा करता है। जैसे मान लिया एक मार्क प्राइस दे रखा है 400 रुपीज़, ठीक है, और उसमें सेल टैक्स एसटी, सेल टैक्स उसका 10% लग रहा है, सेल टैक्स। तो अब वो कितने में उसको बेचेगा, तो क्या होगा, 400 का 10% होगा, 400 का 10%, तो 10% का मतलब 10/100, तो 2 जीरो से कैंसिल हो गया, तो 40%, यानी 40 रुपीज़। तो सेल टैक्स कितना होगा, 40 रुपीज़ होगा। तो अब जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 400 प्लस 40, यानी वो अब उसको 440 रुपीज़ में बांट देगा। तो ये इस तरीके से ये जो टैक्स होंगे ये प्लस होते हैं। अगर यहीं पर सेल टैक्स में अगर डिस्काउंट होता तो हमें माइनस कर देते उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सेल टैक्स, वैट या जीएसटी जो भी लिखा हुआ होगा वो प्लस होगा। इसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे सिंपल इंटरेस्ट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सबसे पहले जैसे मान लिया, सपोज करो मैंने जो है 1000 रुपये बैंक से उधार लिए, लोन लिया, छोटी सी रकम बता रहे हैं 50, और इसको तो हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल हो गई। सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा ना, प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और बैंक जो है मुझे जो है वो इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट वो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कहता है कि 10% होगा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ 10% ले लिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। तो इसमें से अब क्या होगा, एक साल बाद मुझे कितना देना पड़ेगा, वो कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर ईयर है, ये पर ईयर, ठीक है। तो अब मुझे कितना देना पड़ेगा, तो मैं पहले क्या करूँगा, इस प्रिंसिपल का 10% निकालूंगा, यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कितने रुपए हुए एक साल में, तो यानी ये हो जाएगा 10% निकालना, 10/100 इंटू 1000, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो 10 10 जा 100 रुपीज़। तो इसका मतलब आफ्टर 1 ईयर्स तो मुझे अमाउंट कितना देना होगा, इसे कहते हैं अमाउंट। वो क्या होता है, प्रिंसिपल पी से लिख दे या पूरा लिखें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये ऐसे होता है। तो प्रिंसिपल कितना था, मैंने 1000 लिया और उसमें 100 रुपये मुझे इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, तो ये आ गया 1100। तो बच्चे इस तरीके से ये हमने जो निकाला, एक साल के बाद मुझे इतना देना पड़ेगा। अब ये जो है ये तो सिंपल इंटरेस्ट में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे दूसरे साल के लिए लेना है, ये हमारा पहला फर्स्ट ईयर ये हुआ, ठीक है।
अब मैं इसी चीज को दो जगह से बताता हूँ। देखिए, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, ऐसे मतलब जितने साल के लिए हम उस पैसे को लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो बनता है फर्स्ट ईयर में 1000 रुपये है और 10% अभी निकाला मैंने, 10% का मतलब 100 रुपये हो गया। ठीक है, तो पहले साल मुझे कितना देना पड़ेगा, 1000 प्लस 100 यानी 1100, ये देना पड़ेगा पहले आफ्टर 1 ईयर। अब आफ्टर सेकेंड ईयर क्या देना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर प्रिंसिपल यही रहता है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट भी 10% ही रहेगा। तो अगले साल में क्या हो जाएगा, जो मेरा 1100 है, इसमें क्या हो जाएगा, 100 जुड़ जाएगा, 100 जुड़ता चले जाएगा अगर दूसरे साल के लूँगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 1200। ऐसी अगर थर्ड ईयर के लेता हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे बनता है, 12 इंटर में क्या होगा 1200, ठीक है, 1200 ये था ही, और इसमें 100 रुपये और 1300, ये समझ में आया। यानी इसमें जो है पहले साल में मुझे इतना देना था, अब मैं अब दूसरे साल के लेता हूँ, दूसरे साल में इसमें बस ये इंटरेस्ट जुड़ता चले जाएगा, 100 रुपये जो है, जो ये इंटरेस्ट हमने 10% इंटरेस्ट लिया, तो ये इस तरीके से बनता चले जाता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर जो होगा, फर्स्ट ईयर तो हमारा यही होगा 1000 ये है, और इसमें 100 रुपीज ये कर दिया, तो ये हो गया 1100 फर्स्ट ईयर, ठीक है। इसके बाद अब सेकेंड ईयर जब आएंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल जो होगा, प्रिंसिपल जो होगा वो हो जाएगा 1100। ये यहाँ पर प्रिंसिपल 1100 नहीं हुआ था, यहाँ तो प्रिंसिपल 1000 ही था, उधर इनका प्लस के 1100 आ गया था, नहीं, इसमें हमने फिर प्लस 100 जोड़ दिया था, ठीक है ना। ये 100 क्यों जुड़ा, क्योंकि वो 1000 पे तो था 10%, तो इसीलिए यहाँ तो चेंज नहीं होता सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन यहाँ देखो, जो पहले फर्स्ट ईयर का जो हमारा अमाउंट होगा, ये अमाउंट था, ये अमाउंट आया था ना, जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बनेगा। अब प्रिंसिपल बन गया ये, तो अब इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है 10% है। अब 10% किसका लूंगा, 1000 का नहीं लेंगे, जैसे यहाँ लिया था 1000 का, 100 जो आया था ये, यहाँ पर मुझे इसका 1100 का 10% लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1100 इंटू 10/100, तो ये 2 0 हमारे यहाँ कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 1 इससे मल्टीप्लाई 110 रुपीज, ठीक है। तो यानी आफ्टर 2 इयर्स मुझे कितना अमाउंट कितना बना, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, कितना था पहले 1100 था ना, तो 1100 में हमने 110 और जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा 1210। यहाँ 1200 आ रहा था, यहाँ पर है 1210 रुपीज, हालांकि 10 रुपए का अंतर है, वो तो हमने एक छोटी सी अमाउंट छोटा लेकर के करा, पर एक बता रहे डिफरेंस क्या है। अब जो ये अमाउंट आ गई कौन सा ईयर के लिए, सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है, सेकेंड ईयर। अब जब मैं थर्ड ईयर की बात करूंगा, थर्ड ईयर, तो बच्चे यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो हमारा 1210 होगा, 1210 रुपीज। अब प्रिंसिपल ये होगा, और इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट जो है वो 10% रहेगा। तो इस तरीके से ये बढ़ता चले जाता है। यानी इसमें मेन बात क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। भाई ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा, और फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उस पर लगेगा जो प्रिंसिपल बनेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं था सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में तो 10% 1000 का ही लेते थे, तो 100 रुपये ही बढ़ते चले गए। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये नहीं बढ़ेंगे, जैसे यहाँ 110 बढ़ गए, फिर आगे और निकालेंगे दूसरा और बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इसमें मेन बात क्या देखनी है कि जो हमारा प्रिंसिपल, जो अमाउंट हमारा फर्स्ट ईयर का होगा सेकेंड ईयर के लिए वो हमारा प्रिंसिपल बन जाता है।
बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसने दिया होगा वो लगाएंगे, और जितना टाइम ईयर कितने ईयर के लिए है वो लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज, अब इसको मैं ऐसे करता चले जाऊँ, मान लो 5 ईयर्स का है, तो 5 ईयर्स के लिए मुझे इस तरह से लंबा एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए एक फार्मूला हम यूज करेंगे। कैसा फार्मूला है वो? उसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो पहले हम निकालेंगे अमाउंट। उस फार्मूले के लिए पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट जिसे ए कहेंगे, कैपिटल ए से दिखा देते। इसके लिए P यानी प्रिंसिपल 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और पावर में n यानी टाइम। ये एक फार्मूला रहेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं, तो हमारा अमाउंट निकलेगा, हम तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम CI कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में CI। ये क्या होगा, जो हमारा अमाउंट आएगा, ठीक है ना, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अब इसमें थोड़ा ये देखते हैं, हमारे बुक में ये R टाइम n है या T है, हम उसी को लेके फिर से कर लेंगे। इसमें हमारे पास टाइम की जगह इसमें जो हमें दिया हुआ है n ही दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला इसमें, और यहाँ पर R अपॉन 100, हाँ ठीक है, n ही लिखा हुआ है, इसमें n ही लिखा हुआ है भाई। यहाँ पे R इसने कैपिटल लिया हुआ है, हमने स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, और ये टाइम के लिए n ही है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, और अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट एस इस फार्मूले से निकलेगा। तो अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, हमें वो दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर अमाउंट इतना है, तो जो प्रिंसिपल होगा सेकंड ईयर का वो प्रिंसिपल बन जाएगा, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा जो है इससे हम अमाउंट निकालेंगे। उसका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल, जो अमाउंट निकला हुआ ना, इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमने इसका थोड़ा यूज करेंगे, और इसका जो यूज ज़्यादातर जो होता है वो, जैसे मान लिया इसका जो ज़्यादातर वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट तो करेंगे, निकालने के लिए तो होता ही है। इसके अलावा जैसे मान लो वो पूछता है कि अगर आज किसी सिटी की पॉपुलेशन इतनी है तो 2 साल बाद कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे उसमें भी हम जो है इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अगर देखो, अगर मान लिया मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन द प्रीवियस ईयर्स अमाउंट का, तो प्रीवियस ईयर अमाउंट में हम क्या करेंगे, जहां वहां पर जो अमाउंट आएगा वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसको इसमें जो हम वही जो क्वेश्चन आएगा वही समझाएगा, तो इसको ध्यान में रखो बस, मैं हमारा ये है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। एक चीज और बताना चाहूंगा, एक आता है ओवरहेड एक्सपेंसेस, वो वहां बताना भूल गया। ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड कहते हैं कि जैसे मान लिया हम कोई हमने सामान मार्केट से मंगाया और हम उसको जो है किसी गाड़ी में लेकर के आए, तो उसमें गाड़ी का खर्चा भी ऐड होगा। तो वहां पर जो सीपी होगा वो उस समय बताना था, सीपी जो होगा कॉस्ट प्राइस जो होगा, जो उसका रेट है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसके साथ जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होगा वो भी जुड़ेगा। वो ओवरहेड एक्सपेंसेस मोटर में लाए हैं, किसी उसमें ला रहे हैं, 3 व्हीलर में ला रहे हैं, तो उसका जो है हमें वो प्राइस हमें करना पड़ेगा। तो यानी अगर मैं इसमें ये कहना चाहूँ इसका, तो भी हमारे पास हो जाएगा जो हमारा सीपी आएगा वो, एक तो इसमें लिख देता हूँ, तो उस समय बताना था, थोड़ा ध्यान ये नहीं था, वहाँ ध्यान रखेंगे
कि जो हमारा सीपी होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा बाइंग प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये ऐसे निकलेगा वहां सीपी, जब हम सीपी और एसपी करें ना तो प्रॉफिट लॉस, पर ये ध्यान रखना है कि जो हमने जितने में खरीदा वो तो है ही, वो तो रेट है ही, प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस जो जुड़ेंगे वो जुड़ करके हमारा सीपी बनेगा। तो ये बच्चे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया इसका, तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।